हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा। यहाँ हम बैंकिंग के हमारे दोस्तों के लिए प्रैक्टिस क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसको आज की क्लास में हम रॉन्ग नंबर सीरीज के और डीआई के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ इस क्लास में मैं हर बार सेशन में पहले मिक्स में क्वेश्चन कराता हूँ और लास्ट में डीआई भी आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो ये हम काफी समय से कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो भी देखिए और उसके आगे हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की क्लास हम चालू कर रहे हैं एक शानदार सवाल के साथ आपके एसबीआई पीओ के केबिन के लिए। ये रहा आपका पहला सवाल। ये जो है रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो एक बार इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहें तो वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और फिर आप उसको ट्राई कीजिए। In each of these question series a wrong number is given. Find out the wrong number that does not belong to the series. कि इस सीरीज में एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है, हमें पता करना है कि वो रॉन्ग नंबर कौन सा है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। तो देखते हैं कौन सा रॉन्ग नंबर है। 6, 15, 30, 74, 150 एंड 375। ये हमारी सीरीज है। ये हमारी क्या है? सीरीज है। और हमें इसमें पता करना है कि इस पूरी सीरीज में रॉन्ग नंबर कौन सा है, ऐसा कौन सा रॉन्ग नंबर है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता तो हम वो देखते हैं कौन सा रॉन्ग नंबर है। तो आप देखो, रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर दोनों में ही हमने क्या किया था कि हमारे रॉन्ग नंबर हो या फिर मिसिंग नंबर हो, हम काफी समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमने ये चीजें डिस्कस की है कि रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज दोनों में ही एक पैटर्न फॉलो होता है। और वो अगर हमने वो पैटर्न पता कर लिया तो जहां वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा वो रॉन्ग नंबर है, और उस पैटर्न की सहायता से हम मिसिंग नंबर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो रॉन्ग नंबर के लिए हमें सबसे पहले पैटर्न चाहिए, पैटर्न पता करना होगा। तो वो पैटर्न कैसे पता करेंगे देखते हैं। अब देखो, आप 6 से 375 जा रहा है, 6 से 375 जा रहा है केवल इतने से पदों में। दूसरी बात, डिफरेंस देखो, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो केवल 9 का है। फटाफट से मन में ही कर लेंगे, कोई इतना लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ 15 का, यहाँ देखो 75 का डिफरेंस, और वहां एक 200 से भी ज्यादा का डिफरेंस हो गया। तो 9 के डिफरेंस, यहाँ देखो 9 का डिफरेंस और यहाँ 225 का डिफरेंस, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपका बढ़ रहा है। तो ऐसे में मैक्सिमम चांसेस आपके हैं, क्या चांसेस हैं? ऐसे में मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपने इस सीरीज को किसी से गुणा भाग किया है। नंबर्स जो डिफरेंस है वो एकदम से बाउंस हो रहा है, अनइवन गैप्स हैं, इवन तरीके से गैप्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये मल्टीप्लाई या डिवाइड से होगा। तो 6 को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 15 आ जाए? तो जिसको पता है वो बिल्कुल आसानी से कह देगा कि सर 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 6 दूनी 12 और आधा 3, तो 15। ऐसे देख लो, 15/6 ऐसे कर लो। अगर आपको पता नहीं है कि मैं 6 को किस चीज से गुणा करूं तो 15/6 से, 5 से 3 से काट दो 5 बार, 3 से काट दो 2 बार, तो 2.5। अब 15 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं मैं कि मेरे सामने 30 आ जाए? तो बिल्कुल आसान है, 2 से। 15 दूनी 30। अब ये देखो, 30 को किस चीज से गुणा करूं कि 74 आ जाए? तो देखो, यहाँ हम पॉइंट में लाएं इसकी बजाय थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि अगर मैं 30 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूं और 1 घटा दूं तो 74 आ जाएगा। कैसे? कि 30 इंटू 2.5, तो 25 या 75, 75 में से 1 घटा दो। अब मैंने क्यों किया? क्योंकि देखो, एक तो एक का ही डिफरेंस करते हैं तो 2.499 कुछ आता, वो आपके कोई एक सीरीज नहीं बनती। फिर दूसरी बात, यहाँ पर 2.5 है, तो मैक्सिमम मैंने चांस ये किया कि यहाँ 2.5 के आसपास ही बनाऊं ताकि मुझे रॉन्ग नंबर से राइट नंबर बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं हो। अब 174 को मैं किस चीज से गुणा करूं कि 150 आ जाए? 174 को किस चीज से गुणा किया जाए कि आपके सामने आंसर 150 आ जाए? 150। क्या आना चाहिए? 150।
174 का देखो ये 75 का 2 गुना है, क्या है आपके 75 का 2 गुना है। तो आप इसको समझ सकते हो कि इसके आसपास जो 150 के आसपास नंबर क्या है 74 इंटू 2। 74 इंटू 2 करेंगे, देखो 75 का 2 गुना होता है 150, 75 इंटू 2 द आंसर इज 150। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 74 इंटू 2 वी विल गेट अ रिजल्ट 148। या तो आप इसको डायरेक्ट कर लो 74 इंटू 2, या फिर आप देखो कि 150 से 2 कम होगा तो 148, यानी कि 150 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा और 2 जोड़ना पड़ेगा। कि 2 से गुणा करो 148 बनेगा, 148 बनेगा, और जब उसमें 2 जोड़ देंगे तो 150 बन जाएगा। अब 150 से 375 बनाने के लिए किस चीज से गुणा करना पड़ेगा, डायरेक्ट पता पड़ गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको इस बार मेडल मिलने वाला है। और जिनको नहीं पता वो भी वास्तव में मेडल के हकदार हैं कि इतने दिनों तक अगर वो वीडियो देख रहे हैं फिर भी इतना सा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें तो भाई मेडल मिलना ही चाहिए। कि ये 150 का 2 गुना है, आप देखो ये 2 गुना के आसपास है, तो 150 का 2 गुना 300 और 150 का आधा 75, यानी कि 2.5। और थोड़ा बहुत गैस ऐसे भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर 2.5 और 2 की सीरीज चल रही है तो यहाँ 2.5 होगा। फिर भी नहीं पता पड़ रहा बिल्कुल भी आपको, तो 375 बटा 150 कर दो, इसको काट दो 25 से, ये कटेगा 25 से कम 25, 25 पंजे 125, और ये कटेगा 6 बार, तो वही 15 बटा 6 यानी कि 2.5 टाइम्स। तो आपको यहाँ पर पता पड़ गया, पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया कि 2.5 2 2.5 2 और 2.5, यानी कि मेरी गलती जो है कहीं ना कहीं इस पद में होनी चाहिए, क्योंकि इसके आसपास वाले दोनों पदों में मेरे जो है पैटर्न गलत हो रहा है, तो गलती इसमें होनी चाहिए। लेकिन हम ऐसे ही नहीं करेंगे, इस गलती को एक बार जस्टिफाई करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। तो अगर इस पैटर्न को कंटिन्यू करें तो यहां आना चाहिए 2.5, अगर इस पैटर्न को आगे कंटिन्यू किया जाए तो यहां आना चाहिए 2.5 और यहां आना चाहिए 2, तब हमारा इंटू 2.5 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 2 का पैटर्न होगा। अब आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि मतलब मैंने 30 को पहले 2.5 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया। अगर ये दोनों चेंज कर रहे हैं तो ना तो मेरा ये पद चेंज होना चाहिए और ना ये पद चेंज होना चाहिए। अगर इनके बीच के दोनों हम पैटर्न गलत कर रहे हैं तो दोनों साइड के पद सेम रहने चाहिए और ये 74 गलत होगा। तो 30 को अगर मैं 5 से गुणा करूं तो 150 आता है, यानी कि अगर मैं 30 के साथ 2 ऑपरेशन करूं, एक तो 2.5 से मल्टीप्लाई करने का, एक 2 से, तो 150 आएगा। इसका मतलब ये पद हमारा गलत है। आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, या ऐसे समझ में नहीं आया तो एक तरीका और है, आप 30 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ये 2.5 माइनस 1 है, तो जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75। क्या आएगा 75, और 75 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 150। इसका मतलब बहुत इजी वे में आपको पता पड़ गया कि ये 74 रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग नंबर है, और इसकी जगह जो राइट नंबर होगा वो आएगा 75। तो बस इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, इनके बीच में डिवाइड और मल्टीप्लाई का देखा तो 2.5 2 का हमें पैटर्न पता पड़ गया, उसी को आगे हमने यहाँ कंटिन्यू कर दिया, तो यहाँ 74 की जगह आ जाएगा 75। Next question. In each of these questions a number is missing in the series. Find out the missing number. इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, वह लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या मिसिंग नंबर हो या रॉन्ग नंबर हो, उसके लिए हमें पहले पैटर्न पता करना होगा। तो 2 9 38 99 एंड 228। अब आप देखो कि 2 से 228 जा रही है, तो एक चांसेस है कि हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड जब हम करते हैं तो एक चीज ये भी देखते हैं कि इनको बहुत इजी वे में 2.5 2 5 ऐसे से मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर बन गया। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ इस संख्या को देखो तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, तो मुझे पॉइंट में आएगा 9/2, यानी कि 4.5। फिर 38 बनाना है तो 38/9 आएगा, फिर 99 बनाना है तो 99/38 आएगा। तो जब आपस में वैल्यूज कनेक्टेड नहीं है, हर बार आपके कोई भी एक दूसरे का मल्टीपल नहीं आ रहा है, तो आपको एक बार सोचना होगा कि प्लस माइनस हो सकता है।
मल्टीप्लाई और डिवाइड की एक कंडीशन ये भी होती है, जैसे यहाँ पे ये इजी वे में दिख रहा था कि 2.5 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, ये 2.5 टाइम्स है, तो ऐसे से ही मल्टीप्लाई कराएगा आपसे। आपको यूं नहीं कहेगा कि इसको 9/2 से, फिर 38/9 से, 99/38 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऐसे कोई भी सीरीज नहीं बनेगी। तो जब मल्टीप्लाई में हमें अपने आप दिख गया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप थोड़े से इस क्लासेस में पुराने हो चुके हो तो समझने की कोशिश करो कि डायरेक्ट मुझे दिख रहा है कि ये आपस में कोई एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन से कनेक्टेड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको प्लस माइनस करने की कोशिश करूंगा। तो प्लस माइनस इस तरीके से भी देख सकते हैं। आपको हर एक चीज का वैलिड रीजन होना चाहिए आपके पास, तब जाके आप बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई करोगे वहां पर। ऐसे नहीं कुछ भी मैं उठा के अप्लाई कर रहा हूं। तो 2 से 9 बनाना है तो मुझे 7 ऐड करना। 9 से 38 बनाना है तो 29। 38 से 99। अब आप देखो 38 में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो ये आएगा 39, और 60 और ऐड कर दूंगा तो 99, तो ये 61। और 99 से 228 बनाना है तो 129 ऐड कर। कैसे कि आपको ये पता है कि मुझे 100 से 228 बनाना होता तो मैं 128 ऐड करता, लेकिन मुझे 99 से बनाना है तो एक और ज्यादा ऐड करूंगा 129। अब 7, 29, 16 और 129, 7, 29, 61 और 129, 7, 29, 61 एंड 129। तो ये तो कोई पैटर्न आपस में बन नहीं रहा, लेकिन एक आप अगर थोड़ा सा सोचो, स्क्वायर और क्यूब जिनको याद हो वो आसानी से एक चीज यहां समझ सकते हैं कि ये 2 के क्यूब के आसपास है। ये जो है ये 2 के क्यूब के आसपास। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 से 1 कम है। ये 3 के क्यूब के आसपास है, 3 का क्यूब 27 और 2 ज्यादा है। यह आपको कब पता पड़ेगा, जब आपको स्क्वायर और क्यूब याद है तो आप देखते ही पता करोगे कि यार ये तो 2 के क्यूब के आसपास है, ये 3 के क्यूब के आसपास है, ये 4 के क्यूब के आसपास है, 4 का क्यूब 64 - 3, और ये 5 के क्यूब के आसपास है, 5 का क्यूब 125 + 4। अब ये कैसे पता पड़ेगा, तो इसका पता करने का एक ही तरीका है, जब आपको स्क्वायर और क्यूब याद होंगे और आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस की हुई होगी तो आप देखोगे कि 7, 29, 61 और 129 में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन ये सभी संख्याएं जो है आपके क्यूब्स के आसपास है, तो आप इस चीज को समझ सकते हो। तो यहां पर देखो आपको पैटर्न क्या बना, 2 का क्यूब 2 से 1 कम 1, 3 का क्यूब 3 से 1 कम 2, 4 का क्यूब 4 से 1 कम 3, 5 का क्यूब और 5 से 1 कम 4। इसका मतलब हमारे पास जो सीरीज बन रही है n क्यूब माइनस प्लस माइनस n - 1 की, n क्यूब प्लस माइनस n - 1 की हमारे पैटर्न बन रहा है। हमने ये पैटर्न पता कर लिया कि इसके मध्य पैटर्न क्या है, कि आपने किसी भी n का मान रख दो, n का मान जैसे 2 रखा तो 2 का क्यूब उसमें से 2 में से 1 कम 1 घटा दिया, n का मान 3 रखा तो 3 का क्यूब उसमें 2 ऐड कर दिया, n का मान 4 रखा तो 4 का क्यूब -3 कर दिया। तो इसमें हमारा पैटर्न ये बन रहा है। आपको वहां पैटर्न नहीं लिखना, खुद को समझ में आना चाहिए कि पैटर्न क्या बन रहा है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे सामने कि ये है 2, 3, 4, 5, तो यहां पर आ जाएगा 6 का क्यूब। क्या हुआ, 2, 3, 4, 5, तो 6 का क्यूब, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो फिर अब माइनस, माइनस फिर प्लस, माइनस फिर प्लस और माइनस, 1, 2, 3, 4, तो यहां पर आ जाएगा 5। बिल्कुल ऐसे वहां इतनी गिनती नहीं करनी, आप खुद ही देख के समझ जाओगे कि 2 से 5 तक है तो नेक्स्ट मेरा 6 होगा, 1 से 4 तक आगे तो 5 होगा, पहले प्लस माइनस आ रहा है फिर प्लस, तो प्लस के बाद में आएगा माइनस। तो 6 का क्यूब यानी कि 216, 6 का क्यूब क्या होता है 216, उसमें से 5 घटा दो तो 211। 6 का क्यूब है 216, उसमें से 5 घटा दोगे तो 211, इसमें ऐड कर दो, 2 और 2 4, और ये 39, 439 ऑप्शन में है क्या, तो बिल्कुल है। तो इसका मतलब हमने जो इतनी मेहनत करी, जो पैटर्न पता किया, वो हमारा सफल हो गया। और अगर मान लो बाई चांस ऑप्शन में नहीं होता तो हम क्या कर देते कि मेरे पास एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है, तो मैं उस नन ऑफ दीज को क्लिक कर देता।
कैसे पता पड़ेगा कि हमने गलती नहीं की? क्योंकि हमने पैटर्न पूरा अच्छे से समझा है। तो यही होगा कि इनमें पैटर्न क्या है, n का क्यूब और उसमें से एक छोटी संख्या को जोड़ते या घटा देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट होगा वो होगा 6 का क्यूब 216 माइनस 5 यानी कि 211। तो वो इस 228 में जोड़ देंगे तो 439 हमारा नेक्स्ट नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है आपकी फेवरेट कार के लिए है। जो भी आपकी फेवरेट कार हो वो कमेंट कर दो और इस कमेंट में ये भी लिख दो कि मैं यहाँ एफर्ट लगाकर एक गवर्नमेंट जॉब लूंगा और जो भी मेरी फेवरेट कार है वो मैं लाऊंगा। मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा क्योंकि मैं अभी मेहनत कर रहा हूं। इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो आप चाहो तो इसको ट्राई भी कर सकते हो और फिर यहां पर टैली कर सकते हो। तो सीरीज क्या है हमारी 1, 5, 32, 48, 173 एंड क्वेश्चन। ये हमारी सीरीज है। तो सीरीज में नेक्स्ट मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले पैटर्न को समझना होगा। मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूं। तो 1 और 4, देखो 1 से 173 जा रहे हैं, 1 से 173 जा रहे हैं। तो इसमें हो सकता है कि आपके अनइवन गैप्स की वजह से आपके मल्टीप्लाई और डिवाइड हो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो कि ये तो इसका 5 टाइम्स है, फिर ये हो गया 32/5, फिर हो गया 48/32 और 173/48। तो इनमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा। वहां आपको हर बार ये गुणा ऐसे दिखने की जरूरत नहीं कि ये 5 टाइम्स होगा, फिर उसके बाद में ये 32/5 टाइम्स होगा, ये 3/2 टाइम्स होगा और फिर ये 173/48 टाइम्स होगा। नहीं, वहां मैक्सिमम पोर्शन में जितनी कैलकुलेशन माइंड में कर लूंगा बिना लिखे, वहां मेरा टाइम सेव हो जाएगा। मैं यहाँ पर वही चीज लिखता हूं जो फाइनली आपके आएगी, ताकि आपके माइंड में उसकी इमेज कैप्चर हो जाए और उसके आगे हम क्वेश्चन कर पाए। तो आप देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो एक चीज ये भी सोचने वाली है कि क्या ये इसके मल्टीपल है या फिर ऐसे ही अंट शंट हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई पैटर्न नहीं बनेगा। तो मल्टीप्लाई में नहीं बन रहा, तो एक पैटर्न अब हम ऐड करके देखते हैं। एक में क्या ऐड करें कि 5 आ जाए, तो +4 +27 +16 1 and 4 5 में जब हम 27 ऐड करेंगे तो 32 में जब 16 ऐड करेंगे तो 48 और 48 में मैं क्या ऐड करूं कि 173 आ जाए। तो अगर यहाँ 50 होता, अगर यहाँ पर 50 होता तो मैं केवल 123 ऐड करता। अगर यहाँ पर 48 की जगह 50 होता तो मैं 123 ऐड करता। 2 कम है 50 से तो 2 ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। 2 कम है 50 से ये, तो 173 बनाने के लिए 2 ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो 4, 27, 16 और 125, क्या इनमें कोई पैटर्न है? तो जो बिल्कुल गणित को इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, वो समझ गए होंगे कि इनमें क्या पैटर्न है। तो ये संख्या जो है आपकी 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4, ये आपका है 3 का क्यूब 27, ये है 4 का स्क्वायर और ये है 5 का क्यूब। जिन्होंने भी मैथ को थोड़ा टाइम दिया है, स्क्वायर और क्यूब याद किए हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो यहाँ पर समझ गए होंगे। और अगर आप समझ गए हो तो एक बार वीडियो में कमेंट में यस और नो लिख दो। तो आपने क्या किया कि 2 का स्क्वायर, हमें सीरीज पता पड़ गई स्क्वायर और क्यूब याद होने से कि 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर है और 5 का क्यूब। तो अगर मैं इसी पैटर्न को आगे बढ़ा दूं कि 2, 3, 4, 5, तो अगला नंबर होना चाहिए 6। अगला नंबर क्या होना चाहिए? 6। स्क्वायर क्यूब, तो अब होना चाहिए स्क्वायर क्यूब। पहले मैं 2 का स्क्वायर ऐड कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट में 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, तो फिर 6 का स्क्वायर, यहां हो जाएगा 36। तो जब मैं 173 में 36 ऐड करूंगा तो क्या आएगा? तो आएगा 209। क्या आएगा? 209। बिल्कुल आप जोड़ के देख लो, 170 और 30, 200 और 3 और 6 9, तो 209 आपका मिसिंग नंबर होगा, यह आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको इन सवालों को करना है।
इनके बीच में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा अपना दिमाग लगाया, बिना कैलकुलेशन करे देखा कि यार ये कोई मल्टीप्लीकेशन से एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं लग रहे हैं, और क्योंकि ये रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं है तो सीरीज तो हमारी सही है। सीरीज सही है इसका मतलब हमने क्या किया है, प्लस माइनस किया होगा, तो प्लस माइनस का डिफरेंस किया तो ये 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब और 6 का स्क्वायर आ गया। तो इसको आगे फॉलो करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 ऐड करेंगे तो 309। अब ये पैटर्न भी जो है 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, ये कहीं ना कहीं मुझे देखा हुआ लग रहा है, तो हो सकता है हमने इसको पहले कहीं किया हो, एक बार देखते हैं। इसी सीरीज में मैंने कराया है मुझे जहां तक याद है, ये देख लो, ये रॉन्ग नंबर सीरीज में भी आया था सवाल। अब अगर आप इतनी शिद्दत से, इतनी थोड़ी सी आप लगन से पढ़ रहे हो तो आपको भी याद रहेगा कि देखो ये 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब और 6 का स्क्वायर, ये का यही सवाल हमसे आगे फिर पूछ लिया उसने, पहले रॉन्ग नंबर सीरीज में पूछा था और अब की बार मिसिंग नंबर सीरीज में, ये हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो आपको भी इस तरीके से याद रखना है। आपको क्या, अच्छे से अगर पढ़ोगे, जैसे आप मूवी को बिल्कुल लगन से, बिल्कुल मन से देखते हो तो आपको उसके सीन्स याद हो जाते हैं, तो वैसे ही अगर आप इन सवालों को भी करोगे तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में इनकी इमेज सेट हो जाएगी और आप इनको अच्छे से याद कर पाओगे। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ये हमारा डीआई का सेशन। तो आइए डीआई देखते हैं एक बार किस तरीके से डीआई करना है। तो ये हमारा डीआई का एक शानदार सवाल हम देखते हैं क्या कह रहा है। डायरेक्शन पढ़ते हैं। द ग्राफ गिवन शोज द रन स्कोर्ड बाय 5 डिफरेंट बैट्समैन इन 2 फेस ऑफ मैच विज। ये विज क्या है पता नहीं, छोड़ो इसको। मैच 1 एंड 2, अच्छा ये मैच 1 और 2 के बारे में बता रहा है। स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो दिया गया ग्राफ है यहाँ पर, ये आपके 2 अलग अलग डिफरेंट बैट्समैन हैं, उनके डेटा को शो कर रहा है, जो उन्होंने मैच 1 और 2 में रन बनाए हैं उनको। अब मैं इस डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब आप देखो कि यहाँ पर ये, अगर आपको जूम, मेरे को नहीं पता आपको दिख रहा है या नहीं, अब ये क्लियरली विजिबल होगा आपको डेटा। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये हमें 5 डिफरेंट बैट्समैन, विराट, एबी डिविलियर्स, रोहित, ईशान और मैक्सवेल, ये 5 हमारे बैट्समैन हैं। इनका डेटा दिया हुआ है मैच 1 में और मैच 2 में इन्होंने जो स्कोर किया उसका। मैच 1 और मैच 2 में जो इन्होंने स्कोर किया उसका डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप देखो इसका डेटा तो इसने दे दिया, और ये आपको डायरेक्ट डेटा में आंसर दिए हुए हैं। डायरेक्ट डेटा में क्या, इनके रन्स दिए हुए हैं, सॉरी, तो रन्स दिए हुए हैं, इसमें कोई डेटा हमें बिल्ट नहीं करना, जैसा हम प्रीवियस वीडियोस में करते थे कि वहां पर हमें डायरेक्शन से फाइनली डेटा बनाना होता था। जबकि हमें यहाँ पर डेटा दिया हुआ है तो हमें कोई अगर दूसरी टेबल चार्ट बनाने की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से देखकर भी आंसर कर सकते हैं। तो आपकी क्वेश्चन सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए कि जब आपको कुछ मिक्स डेटा दिया हुआ है उससे फाइनली कुछ अलग बनाना है तो आप एक बार पहले पूरा डेटा बना लो और फिर डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करो। जबकि आपको डायरेक्ट डेटा ही दिया हुआ है तो हम एक बार पूरा डेटा बनाने में टाइम खराब नहीं करेंगे, और जैसा इसमें कहा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो जो पूछेगा वो हम ज्ञात कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी, और इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, जैसा जैसा ये आपसे पूछ रहा है वैसा वैसा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैच द रन्स स्कोर्ड बाय ईशान इन मैच 2 is what percentage of the runs scored by विराट and मैक्सवेल together in मैच 2। कि मैच 2 में ईशान द्वारा बनाए गए रन, मैच 2 में ईशान द्वारा बनाए गए रन, मैच 2 में विराट और मैक्सवेल द्वारा बनाए गए कुल रनों का कितना परसेंट है। कि मैच 2 में ईशान ने जो रन बनाए वो विराट और अगर हम मैक्सवेल के टोटल रन्स को मिला दे तो उनका कितना परसेंट है। तो ये आप देखो, ये जो रेड कलर से आपके मार्क है, जो रेड कलर की लाइन है वो आपके शो कर रही है मैच 2 को, और मैच 1 को शो कर रही है ब्लू कलर की लाइन। तो हम इसी से देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे मैच 2 में ईशान के रन, मैच 2 में किसके रन, ईशान के रन। तो ये है आपका ईशान, ये है ईशान, और इस ईशान के रन मैच 2 में,
तो मैच 2 में क्या है, ये आपकी रेड लाइन है, तो मैच 2 में ईशान के रन। अब आप देखो यहाँ 5 लाइंस का डिफरेंस है, 5 लाइंस का डिफरेंस किसके बराबर है, 10 के। तो ये आपके कहाँ है, चौथी लाइन पे है। मेरे को उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार यहां से जूम करके भी देख सकते हैं कि ये आपके क्या है कि ये टोटल 10 है, उसमें से चौथी लाइन पे ये स्थित है। इसका मतलब मैच 2 में ईशान द्वारा बनाए गए रन आपके 8 है। मैच 2 में ईशान द्वारा बनाए गए रन कितने हैं आपके, 8 रन है। ठीक है, तो मैच 2 में ईशान द्वारा बनाए गए रन हैं आपके 8। अब मैच 2 में विराट और मैक्सवेल ने कितने रन बनाए वो भी देख लेते हैं एक बार, कि मैच 2 में, मैच 2 तो है ही, मैच 2 में मैच 2 में विराट प्लस मैक्सवेल, विराट प्लस मैक्सवेल ने कितने रन बनाए, तो विराट ने मैच 2 में बनाए, मैच 2 में बनाए 22 रन। कैसे, क्योंकि ये आपके टोटल 5 का डिफरेंस है जो 10 को डिनोट कर रहा है, यानी कि हर एक लाइन 2 के डिफरेंस को डिनोट कर रही है। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था, वो पैमाना लिखते हैं ना, एक छोटी लाइन या एक छोटी रेखा बराबर 2 इकाई, ऐसे कुछ होता है। तो ये मैच 2 में विराट द्वारा रन बनाए हैं 22, विराट ने, प्लस मैक्सवेल ने कितने रन बनाए, तो मैक्सवेल के रन है ये है लाइन 30, उससे 2 कम 28 और 2 26, तो मतलब मैच 2 में विराट ने तो बनाए 22 रन और मैक्सवेल ने बनाए कितने, 26 रन। मैक्सवेल ने बनाए साहब 26 रन, तो इन दोनों का टोटल है 48 रन। कि मैच 2 में ईशान द्वारा बनाए गए रन 8, मैच 2 में विराट और मैक्सवेल द्वारा बनाए गए टोटल रन 48 का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज निकाल देंगे, 8 48 का कितना परसेंट है, 8 48 का कितना परसेंट है, तो इसको काट देंगे आगे, ये कटेगा, देखो 8 एकम 8, 8 6 48, 8 एकम 8 और 8 6 48, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होती है 16 से ही 2/3%। हमने परसेंटेज की वीडियोस में देखा है कि 1/6 की डायरेक्ट होती है 16 से ही 2/3%। तो अगर आपको याद है तो आप उन लोगों से आगे होंगे जो यहाँ इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो इसलिए आपको मैक्सिमम चीजें याद होनी चाहिए कि 1/6 आया, आप डायरेक्ट कुछ करोगे ही नहीं, आगे लिख दोगे 16 से ही 2/3%। तो 8 48 का कितना परसेंट है, 16 से ही 2/3%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the absolute difference between the average run scored by Maxwell, Rohit and Ishan in match 1 and the average run scored by Rohit and Virat in match 2? क्या कह रहा है क्वेश्चन आपके कि मैच 1 में मैक्सवेल, रोहित और ईशान द्वारा बनाए गए औसत रन, मैच 1 में रोहित, मैक्सवेल और ईशान, ये आपका रोहित, ये ईशान और ये मैक्सवेल, इन हाँ, तो ये मैच 1 में मैक्सवेल, रोहित और ईशान द्वारा बनाए गए रनों का औसत, और मैच 2 में रोहित और विराट द्वारा बनाए गए रनों के औसत के बीच का अंतर आपसे पूछ रहा है। बीच में अभी थोड़ी सी ये आपके टेक्निकल ब्लैंक आ गया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, और अब वीडियो आपकी वैसे ही रेगुलर कंटिन्यू हो रही है। तो हमें क्या करना है कि मैच 1 में रोहित, मैक्सवेल और ईशान के रन, तो मैं इधर लिख रहा हूं आपके कि मैच 1 में रोहित, मैक्सवेल और ईशान के रन, तो मैच 1 में रोहित ने कितने रन बनाए, तो देखो आप ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये मैच 1 को डिनोट करती है। तो मैच 1 में रोहित ने बनाए हैं रन 14, रोहित ने कितने रन बनाए हैं 14, क्योंकि 10 से 2 लाइन ऊपर है तो 14। मैक्सवेल ने बनाए हैं
आपके 40 में से 2 कम कर दो तो 38, 38। और ईशान ने कितने रन बनाए हैं? तो ईशान ने मैच 1 में रन बनाए हैं आपके 56। ईशान ने कितने बनाए हैं? 56। तो इन तीनों का औसत हमें ज्ञात करना है पहले कि मैच 1 में मैक्सवेल, रोहित और ईशान द्वारा बनाए गए रनों का औसत। तो इनका एवरेज निकाल देंगे। 2 तरीके हैं, या तो इन तीनों को जोड़ो और 3 का भाग दे दो, या फिर हमारा जो वो है आपका डेविएशन का तरीका, उससे करेंगे। तो हमने मान लिया कि 38 एवरेज है। मैंने मान लिया 38 एवरेज है। असलियत में होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो एक बार के लिए मान लिया कि मेरा एवरेज 38 है। तो ये इससे कितना कम है? 38 से। तो ये है साहब 24 कम। ये कितना कम है? 24। और ये कितना ज्यादा है? 18। ये कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर ये 38 एवरेज होता, तो अगर इसका डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, मैंने क्या किया, माना है एवरेज इसका 38 है। अगर 38 एवरेज होता, अगर कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, तो इसका डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस है 18 तो ज्यादा है और 24 कम है, यानी कि 6 कम है। 18 तो ज्यादा है और 24 कम है, यानी कि 6 कम है। तो इसमें एवरेज डेविएशन क्या होगा कि 6 कम है 3 लोगों पे, तो एवरेज पे कितना फर्क पड़ेगा? -2 का। 6 कम है 3 लोगों पे, तो एवरेज पे कितना फर्क पड़ेगा? -2 का। तो जो एक्चुअल एवरेज होगा वो जाएगा 38 - 2 बराबर 36। ऐसे कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना सब कुछ लिखना नहीं है। मैंने सिर्फ माना कि एवरेज 38 है, ये आपके 24 कम है और ये 18 ज्यादा है, यानी कि ओवरऑल 6 कम है। 6 कम है 3 लोगों पे, तो हर पे कितनी कमी होगी? 2 की। तो 38 में से 2 घटा दो, 36। तो इनका एवरेज है मैच 1 का, इन तीनों का, रोहित, ईशान और मैक्सवेल का 36 रन। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? मैच 2 में विराट और रोहित द्वारा बनाए गए रनों का औसत। मैच 2 में विराट और रोहित द्वारा बनाए गए रनों का औसत। तो ये जो आपके ये रेड लाइन से है वो मैच 2 को डिनोट कर रहा है। तो मैच 2 में विराट ने रन बनाए 22 और रोहित ने कितने रन बनाए? तो रोहित ने बनाए 68। मैच 2 में विराट ने बनाया आपके 22 रन और रोहित ने बनाए 68 रन। रोहित ने बनाए 68 रन। तो हमने एक तरीका एवरेज निकालने का डेविएशन वाला देख लिया। अब की बार हम दूसरा तरीका देख लेते हैं। इन दोनों को जोड़ो तो इनके टोटल रन्स कितने हो गए? 68 और 22 हो गए 90। 68 और 22 कितने हो गए? 90। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 90 है 2 रनों का, तो 90 रन बनाए टोटल 2 लोगों ने, तो एवरेज हो गया 5, 45 रन। एवरेज हुआ मैच 2 का। मैच 2 का एवरेज है 45 रन, रोहित और विराट का। तो हमें क्या पूछ रहा है? मैच 1 में मैक्सवेल, रोहित और ईशान द्वारा बनाए गए रनों का औसत 36 और मैच 2 में रोहित और विराट द्वारा बनाए गए औसत रनों के बीच अंतर। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 9 का। तो ये आपका 9 आंसर। इस तरीके से आपको इस सवाल को करना है। क्या किया मैंने? मुझे रोहित तो मैक्सवेल और ईशान के अलग अलग रन पता हैं, तो मैंने इनका एवरेज निकाल दिया। तो इनका एवरेज आया 36। मैच 2 में रोहित और विराट का एवरेज आया 45। इन दोनों का डिफरेंस 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल रन स्कोर्ड बाय ईशान टू दैट ऑफ टोटल रन स्कोर्ड बाय मैक्सवेल टेकिंग द स्कोर्स ऑफ बोथ द मैच टुगेदर। कि दोनों मैचों में मिलाकर ईशान द्वारा बनाए गए कुल रन और मैक्सवेल द्वारा बनाए गए कुल रनों का औसत। तो आप सबसे पहले निकाल दोगे ईशान का टोटल। ईशान के टोटल रन आप निकाल दोगे। तो ईशान ने देखो मैच 2 में तो बनाए हैं 8 रन और मैच 1 में बनाए हैं अपने 56 रन। कि 56 रन तो मैच 1 में और 8 रन उसमें, तो 64 रन। मैच 1 में 56 रन, 8 रन सेकंड मैच में, तो 64 रन। अब मैक्सवेल का टोटल निकाल देंगे। मैक्सवेल के टोटल रन्स निकाल देंगे। तो मैक्सवेल ने क्या किया साहब? मैक्सवेल ने बनाया आपके 26 रन तो यहां और 38 रन यहां। 26 रन तो बनाए मैच 2 में और 38 रन बनाए मैच 1 में। दोनों को जोड़ देंगे 64। 26 और 38 64। तो इनका रेशियो निकाल देंगे ईशान और मैक्सवेल का।
ये है ईशान रेशो मैक्सवेल। 64:64 यानी कि 1:1, 1:1 का रेशो हो जाएगा। बस बिल्कुल जैसा कह रहा है वैसा कर दो, कोई बहुत ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है कि ईशान ने दोनों मैचों में बनाए 56 और 8 64 रन और मैक्सवेल ने बनाए 26 और 38, तो 64 रन, रेशो आ जाएगा 1:1 का। इफ द रन्स स्कोर्ड बाय एबीडी इन मैच 3, एक कोई तीसरा मैच है उसमें एबीडी के द्वारा बनाए गए रन इज 66% मोर देन द रन्स स्कोर्ड बाय हिम इन मैच 1, कि मैच 1 में जो उसने रन बनाए उसके 66.66% अधिक हैं, एंड द स्कोर ऑफ ईशान इन मैच 3 इज 38% मोर देन 38 मोर देन द स्कोर बाय एबीडी इन मैच 3, कि एबीडी ने जो मैच 1 में रन बनाए उससे 66.66% अधिक बनाए मैच 3 में, और ईशान ने एबीडी द्वारा बनाए गए रनों से 38 रन अधिक बनाए। देन फाइंड द रन्स स्कोर्ड बाय ईशान इन 3 मैच, तो तीनों मैचों में ईशान ने कितने रन बनाए। हिंदी में देखो, यदि मैच 3 में एबीडी द्वारा बनाए गए रन एक कोई तीसरा इमेजिनरी मैच मान रहा है, मैच 1 में उसके द्वारा बनाए गए रन से 66.66% अधिक हैं, और मैच 3 में ईशान का स्कोर मैच 3 में एबीडी के स्कोर से 38 अधिक है, तो ईशान द्वारा बनाए गए टोटल रन ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है पहले तो एक फर्स्ट मैच में एबीडी ने कितने रन बनाए, तो फर्स्ट मैच में एबीडी ने बनाए 12 रन, तो मैच 1 का आप स्कोर निकाल दोगे एबीडी का, जो आपको दिया हुआ है कि मैच 1 में एबीडी ने बनाए 12 रन। कितने रन बनाए? 12 रन। आप चाहो तो इसको नोट्स बनाओ तो ऐसे लिख लो, मैच 1 में एबीडी द्वारा बनाए गए रन 12, तो मैच 3 में क्या किया है इसने 66.66% अधिक बनाए। क्या किया है? 66.66% अधिक बनाए हैं। 66.66% का मतलब 2/3, 66.66% की वैल्यू है 2/3, यानी कि अगर पहले 3 रन बनाए थे तो अब टोटल बनाए हैं 5। पहले अगर 3 रन बनाए थे तो टोटल बनाए हैं 5, तो इसका मतलब मैच 1 में एबीडी ने अगर बनाए थे 3 यूनिट रन रेशो, मैच 3 में इसने कितने रन बनाए? एबीडी ने 5। कि अगर मैच 1 में इसने 3 रन बनाए थे तो अब की बार 2 ज्यादा बना दिए, 5 रन। अब देखो कि मैच ये 3 की वैल्यू है 12 रन, ये जो 3 यूनिट हमने माना है पहले मैच में एबीडी का स्कोर वो है 12 रन, तो तीसरे मैच में एबीडी का स्कोर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। 3 की वैल्यू अगर 12 है यानी कि हर एक चीज 4 गुना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 की वैल्यू 20। अब आपको आ गया समझ में कि 12 रन बनाए हैं, इसका मतलब इसने क्या किया है? 66.66%, यानी कि आपके 2/3 अधिक बनाए, कि पहले अगर 3 बनाए थे तो अब बनाए हैं 5, या तो ऐसे लिख लो कि पहले अगर 3 बनाए थे तो अब बनाए हैं 5, तो 12 × 5/3 20 रन, बात एक ही है। अब मैच 3 में एबीडी ने बनाए 20 रन, तो मैच 3 में ईशान ने कितने रन बनाए? मैच 3 में ईशान ने कितने रन बनाए? तो ईशान ने रन बनाए हैं एबीडी द्वारा बनाए गए रनों से 38 अधिक। अगर इसने 20 बनाए हैं तो उसने 38 और बनाए हैं, इसका मतलब 58। अगर मैच 3 में ईशान ने 20 रन बनाए हैं तो एबीडी ने 20 रन बनाए हैं, तो ईशान ने बनाए हैं 58। तो ईशान द्वारा बनाए गए कुल रनों का पता, मतलब ईशान के टोटल हमें बताने, ईशान के टोटल। अब टोटल क्या होगा? मैच 1, 2 और 3 के टोटल्स। अब मैच 1 और 2 के हमने ईशान के यहाँ निकाले थे 64। अब आप डीआई कर रहे हो तो आंखें खोल के करना है कि पहले मैंने जो डेटा बना लिया है उसको मैं वापस काउंट नहीं करूं। मुझे पता है कि ईशान ने 2 मैचों में टोटल रन कितने बनाए हैं? 64, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में ही निकाला है। तो 2 मैचों के रन तो हैं 64, प्लस तीसरे मैच में बनाए हैं 58, तो यहां से जोड़ दो, 8 और 4 12, 122, ये 122। और अब अगर आप यहाँ पर ईशान के दोबारा देखने बैठे ना, इन दोनों को यहाँ पर तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा, उनको जोड़ोगे। इससे बढ़िया मैंने दो मैचों का स्कोर तो 64 रन पिछले सवाल में ज्ञात ही किया था, तो 64 तो वो और 58, तो 122 रन आपने 3 मैचों में ईशान ने बनाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो है इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय एबीडी एंड मैक्सवेल इन मैच 2 टू दैट ऑफ एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय विराट एंड मैक्सवेल इन मैच 1। कि मैच 2 में
मैच 2 में एबीडी और मैक्सवेल द्वारा बनाए गए रनों का औसत और मैच 1 में विराट और मैक्सवेल द्वारा बनाए गए रनों का औसत का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो ये आप पहले मैच 2 का देख लो। मैच 2 में एबीडी ने कितने रन बनाए, मैच 2 में एबीडी ने कितने रन बनाए, तो मैच 2 में एबीडी ने यहां से रन बनाए हैं आपके 44। मैच 2 में एबीडी ने कितने रन बनाए 44। ग्राफ देखना आना चाहिए, 40 से 2 पॉइंट ऊपर है, हर एक चीज 2 गुना है तो 44। और रोहित ने कितने, मैक्सवेल ने कितने रन बनाए, मैच 2 में मैक्सवेल ने कितने रन बनाए, तो मैक्सवेल के रन है यहां, ये है 30 और 26। मैच 2 में एबीडी ने बनाए 44 रन्स और मैच 2 में मैक्सवेल ने बनाए 26 रन्स। अब आप देखो मैच 2 में इन एबीडी और मैक्सवेल का एवरेज पूछ रहा है और मैच 1 में विराट और मैक्सवेल का एवरेज। हर बार दोनों दो लोगों का एवरेज निकालना है, यानी कि एवरेज कैसे निकलेगा, यहाँ पर पहले वाले का सम बटा 2 लोग, दूसरा जो रेशो होगा उसमें भी होगा पहले दोनों लोगों का सम बटा 2। तो जब दोनों में एवरेज में मुझे लास्ट में 2-2 का भाग देना पड़ रहा है, दोनों तरफ एवरेज निकालने के लिए 2-2 का भाग, तो क्यों ना मैं टोटल से टोटल का रेशो कर लूं कि एवरेज का एवरेज से रेशो करेंगे तो 2 से 2 काट दो, चाहे मैं टोटल का टोटल से रेशो कर लूं तो भी बात वही है। तो यह आपको चीज समझ में आनी चाहिए कि कहां मुझे एवरेज निकालने की जरूरत है और कहां नहीं। तो टोटल इन्होंने रन बनाए यहाँ पर कितने, 40 और 26 70 रन, 44 और 26 70 रन बनाए। और मैच 1 में विराट और मैक्सवेल द्वारा बनाए गए रन, मैच 1 में विराट ने कितने रन बनाए, मैच 1 में विराट ने रन बनाए आपके सामने ये 62 रन। कितने रन बनाए 62। और मैक्सवेल ने कितने रन बनाए, मैच 1 में मैक्सवेल ने रन बनाए हैं साहब आपके 38। तो इन दोनों का टोटल निकाल लो, इनका टोटल आ गया 62 और 38 100 रन। अब आप देखो मुझे क्या कह रहा है, अब मैं एक बार आपको वापस समझा दूं कि मुझे ये कह रहा है एवरेज रन्स फर्स्ट वाले, फर्स्ट का मतलब है मैच 2 में विराट और एबीडी द्वारा बनाए, मैक्सवेल और एबीडी द्वारा बनाए गए रन। रेशो निकालना है एवरेज 2 से, 2 का मतलब मैच 1 में विराट और मैक्सवेल द्वारा बनाए गए रन। अब ये एवरेज कैसे निकलता है कि मैं पहले वालों का सम बटा 2 करूंगा रेशो, दूसरे वालों का सम बटा 2 करूंगा, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला ये सम बटा टोटल नंबर ऑफ पर्संस, हर बार दोनों 2-2 हैं। तो इस एवरेज का जो रेशो होगा अगर मैं 2 से 2 काट दूं तो डायरेक्टली मैं सम का रेशो कर सकता हूं। यह आपको समझ में आनी चाहिए कि कहां मुझे एवरेज निकालने की जरूरत है और कहां नहीं, कि जब एवरेज का रेशो वही है जो सम का है तो मैं डायरेक्ट सम ही कर दूंगा कि सम का रेशो क्या है, मैच 2 में विराट और मैक्सवेल ने टोटल रन बनाए 70 रेशो, मैच 1 में विराट और मैक्सवेल ने टोटल रन बनाए 100। तो इनका रेशो हो गया 0 से 0 काट दो 7:10, 7:10 ये आपका आंसर। इस तरीके से आपको इस सवाल को करना है। क्या किया हमने कि मुझे एवरेज का रेशो वही आएगा जो सम का है, तो मैंने दोनों का सम किया 70 रन, यहाँ दोनों का 100, तो दोनों का रेशो हो गया 7:10। अब आज की क्लास ऑलरेडी हमारी बहुत ज्यादा आउट ऑफ टाइम हो चुकी है, तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।